बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप अपना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेक्चर नंबर 11 आज हमने पढ़ना है जी असिस्टेंट पुलिस, जो पंजाब पुलिस में 16 स्केल की जॉब अनाउंस हुई है पंजाब पुलिस सर्विस कमीशन की तरफ से, उसकी टेस्ट प्रिपरेशन के वाले से ये हमारा सेशन चल रहा है। तो मैथमेटिक्स का ये इंशाल्लाह हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर होगा। आज हमने ज्योमेट्री को स्टार्ट करना है, तो ज्योमेट्री की थ्योरी सारी हम पढ़ लेंगे। थ्योरी आज इंशाल्लाह ताला सारी हम पढ़ लेंगे। कल इंशाल्लाह ताला इसकी जो इंप्लीमेंटेशन होती है, जिसको फार्मूलाज वगैरह होते हैं, जो आपके क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं ज्योमेट्री के वाले से, वो कल इंशाल्लाह ताला हम कवर कर लेंगे। तो यूं मैथमेटिक्स हमारा इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। अलजबरा हमने पहले कंप्लीट कर लिया है और ये ज्योमेट्री को भी इंशाल्लाह ताला हम डिटेल के साथ करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हमने 2019 से लेकर 2024 तक के जो आपको पास्ट पेपर्स का मैथमेटिक्स मैंने सारा शेयर किया है, तकरीबन 800-900 क्वेश्चन बनता है, वही हमने बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि 1 घंटे का डेली का जूम लेक्चर भी अब हम ऐड कर लेंगे डेली का, ताकि डेली हम 1 घंटा जूम पे जो है ना मैथमेटिक्स को हम आस्ता आस्ता साथ साथ करते जाएं, क्योंकि मैथ के बाद अब हमने इंग्लिश को स्टार्ट कर लेना है, तो मैथ को भूलना नहीं है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि मैथमेटिक्स को डेली बेस पे हम इसको रिवाइज करते जाएं साथ साथ, क्योंकि मैथ के, इंग्लिश के, इस्लामियात के, मुतालिया के, एवरीडे साइंस के, कंप्यूटर साइंस के, ये हमारे मुफ्त के नंबर होते हैं, ये आसान होते हैं। बाकी जो हमारा जीके होता है और करंट अफेयर होते हैं, वो थोड़े से मुश्किल होते हैं। इसलिए हमने कोशिश हमारी ये होती है कि हमने सब्जेक्ट वाले जहां से हमें आसानी से नंबर्स मिल सकते हैं, इस पे हम ज्यादा फोकस करें, और जो मुश्किल चीजें हैं उनको हम थोड़ा सा बैकफुट पे रखते हैं, क्योंकि वहां से अगर नंबर हमारे 5, 7, 10 कट भी जाते हैं तो हम 80 to 90 की रेंज में यहां से भी पहुंच जाते हैं। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी होती है। तो मैथ को इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो डेली 1 आवर आपको देके, तो मैं जूम पे वो सारे के सारे 1 by 1 आपको करवा दूंगा, ताकि आपके वो सारा कवर हो जाए। तो मैंने आपको वो शेयर कर दी है ऑलरेडी। लेक्चर नंबर 11 में हमने ज्योमेट्री पढ़ना है जी, ज्योमेट्री को स्टार्ट करना है। तो ज्योमेट्री के वाले से इसको जीरो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल इसको इनिशियल हमने स्टार्ट करना है बेसिक से। तो ज्योमेट्री की डेफिनेशन के वाले से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जी। ज्योमेट्री का लफ्ज ग्रीक है जी, ये क्वेश्चन पूछता है कि ये किस जुबान का लफ्ज है, ग्रीक है। ये जियो और अर्थ से मिलकर बना है, ठीक है। जियो का मतलब होता है जियो और मटेरिया से, जियो का मतलब होता है अर्थ, और मटेरिया का मतलब होता है मेजरिंग, ठीक है जी। तो यहां से जियो का वो आपका मीनिंग पूछ सकता है, जियो मीन फार, ठीक है जी। तो जियो का मतलब होता है आपके पास अर्थ, ठीक है जी। तो ज्योमेट्री का मतलब है जी मेजरमेंट ऑफ अर्थ। ये आपका बेसिक क्वेश्चन सबसे पहला हो गया कि आपका जो ज्योमेट्री का मतलब क्या है जी, मेजरमेंट ऑफ अर्थ। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ी दफा पेपर में पूछा गया है, वो है जी फादर ऑफ ज्योमेट्री। फादर ऑफ ज्योमेट्री कहता है यूक्लिड को हम फादर ऑफ ज्योमेट्री कहते हैं। फादर ऑफ अलजबरा का मैंने आपको जब अलजबरा पढ़ाया था तब आपको बता दिया था, और ये आपके फादर ऑफ ज्योमेट्री। तो मैथमेटिक्स के वाले से यही आपने 2 क्वेश्चन याद करने होते हैं जो आपके ना फादर्स के वाले से हैं। तो फादर ऑफ अलजबरा मूसा खवारजमी, और फादर ऑफ आपके पास जो है ज्योमेट्री है, इसको हम यूक्लिड को कहते हैं, यूक्लिड, ठीक है जी। ये आपके पास 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। उसके बाद फिर जो ज्योमेट्री है ना, ज्योमेट्री आपको पता है इसका सारा ताल्लुक होता है शेप्स के साथ, शक्लों के साथ, फिगर्स के साथ, मेजरमेंट्स के साथ, ठीक है जी। ये इसका सारा इसके होता है। ये जितनी भी शेप्स होती हैं, जितनी भी शक्लें बनती हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं, जो फिगर्स होती हैं, वो पॉइंट से स्टार्ट होती हैं। सबसे पहले पॉइंट से स्टार्ट होती हैं, पॉइंट। अब पॉइंट के वजह से क्या क्वेश्चन बनता है, जो आपका नुक्ता है, नुक्ते के वजह से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। पॉइंट के वजह से पूछता है, बताएं जी पॉइंट की लेंथ कितनी होती है, पॉइंट की लेंथ कितनी होती है, पॉइंट की विड्थ कितनी होती है, पॉइंट का वॉल्यूम कितना होता है। तो जो आपके पास पॉइंट होता है ना जी, पॉइंट की कोई लेंथ नहीं होती, कोई विड्थ नहीं होती, कोई वॉल्यूम नहीं होता, ठीक है जी। पॉइंट क्या है जी, पॉइंट सिर्फ क्या करता है जी, किसी भी चीज की लोकेशन को जाहिर करता है, किसी भी चीज की लोकेशन को जाहिर करता है। इट हैज नो साइज, नो डायमेंशन, नो लेंथ, नो विड्थ, नो हाइट, ठीक है जी। ये क्वेश्चन क्लियर कर लें। जो पॉइंट होता है, पॉइंट की अपनी कोई लेंथ, विड्थ वगैरह, कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती। ये सिर्फ क्या होती है, किसी चीज की लोकेशन को जाहिर करता है, किसी चीज को लोकेट करता है कि ये यहां पे कोई चीज पड़ी हुई है, ठीक है जी। 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। उसके बाद फिर आपके पास पॉइंट्स की टाइप्स हैं। पॉइंट्स की आपके पास टाइप्स होती हैं। एक आपके पास क्या जी, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर क्या मतलब है, लाइन से निकला, लाइन से एक ही लाइन के ऊपर जो पॉइंट होते हैं ना, एक ही लाइन के ऊपर जो पॉइंट पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। एक ही लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं जी, कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। और यहां पे ये भी क्वेश्चन बनता है, जो लाइन है वो कैसे बनती है। ये आपके पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट के साथ एक और पॉइंट लिख दें, इस पॉइंट के साथ एक और पॉइंट लगा दें, इस पॉइंट के साथ ऐसे ऐसे पॉइंट लगाते जाए, ठीक है जी। तो ये एक लाइन बन जाती है। मींस के आपके पास यूनियन ऑफ पॉइंट्स होता है,
एक पॉइंट्स का आपके पास एक कट होता है, जो एक सीध में लगे होते हैं, उनको जब आपस में मिलाते हैं तो अब आपके पास एक लाइन बन जाती है। तो एक ही लाइन के ऊपर जो आपके पॉइंट्स होते हैं उनको कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर मीन के जैसे कोलीग होता है ना, कोलीग एक ही डिपार्टमेंट में काम करने वाला, ठीक है जी। तो ये कोलिनियर है, मीन का को जो हम कहते हैं जी दोस्ती को, और लाइन से क्या मतलब है, एक ही लाइन के ऊपर। तो कोलिनियर एक ही लाइन के ऊपर पाए जाने वाले जो पॉइंट्स होते हैं हम कहते हैं जी कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स भी आपको क्लियर हो गया, जो एक पॉइंट जो एक लाइन पे नहीं होते। जैसे आपके पास ये है ना, तो आपके पास फॉर एग्जांपल ये मैं आपके सामने ये पॉइंट्स लिखता हूँ, ये आपके पास मैं ये पॉइंट्स लिखता हूँ जी, ये आपके पास है जी, ये ऐसे 3 पॉइंट्स हैं। आप इन 3 पॉइंट्स को आप कभी भी किसी एक लाइन पर नहीं लगा सकते। ये 2 आ जाएंगे, अगर ये लाइन लेते हैं इस लाइन पे 2 आ जाएंगे, ये लेते हैं तो इस लाइन पे आ जाएंगे। मीन के एक पॉइंट आपका बाहर रह ही जाएगा हर सूरत में। तो ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन के अंदर नहीं होते वो आपके पास नॉन कोलिनियर हो गए, ठीक है जी। उसके बाद कॉन्करेंट पॉइंट्स। कंकरेंट पॉइंट वो होता है जिसके ऊपर 2 या 2 से ज्यादा लाइनें आपस में आकर मिलती हैं। जैसे आपके पास ये एक लाइन है और ये लाइन है और एक आपके पास ये लाइन है, ये एक ही पॉइंट के ऊपर से मिल रही हैं, ठीक है जी। तो जो ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर 2 या 2 से ज्यादा लाइनें आपस में मिलती हैं आगे, वो क्या करती हैं जी, वो कॉन्करेंट पॉइंट कहलाता है। वो आपके पास क्या कहलाता है जी, कॉन्करेंट पॉइंट कहलाता है, ठीक है जी। समझ आ गई है। नेक्स्ट आपके पास है जी आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट है जो आइसोलेशन कहते हैं जी, अलग थलग रहना। जैसे आपके पास ये देखें, ये पॉइंट्स फॉर एग्जांपल आपके पास एक लाइन के ऊपर आ रहे हैं, इनमें से एक पॉइंट ऐसा है जो बाहर रह गया, ठीक है जी। ऐसा पॉइंट जो दूसरे पॉइंट से अलग रहता है उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड पॉइंट्स, अकेला पॉइंट, ठीक है जी। आपके पास पॉइंट के वाले से क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद आपके पास आता है लाइन। ये सारी बेसिक डेफिनेशन जो क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं वो सारी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है जी। आज सारी इंशाल्लाह ताला बेसिक थ्योरी हम पढ़ लेंगे ज्योमेट्री की, कल इंशाल्लाह ताला इसके क्वेश्चन हम पढ़ लेंगे। क्वेश्चन आमतौर पे हमारे पास जो आते हैं ना जी, वो हमारे पास आते हैं जी पाइथागोरस थ्योरम के वाले से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है जी। और उसके अलावा वॉल्यूम के वाले से क्वेश्चन आते हैं, और उसके बाद पेरीमीटर के वाले से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है जी। और ये आपके पास जो है ना, यही क्वेश्चन आते हैं आमतौर पे, ठीक है जी। या जो आपको हीरो फार्मूला के वाले से क्वेश्चन आ जाते हैं। ये 5-6 आपके पास फार्मूलाज होते हैं, वो कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। अब आज सिर्फ हमने थ्योरी ही पढ़नी है। उसके बाद आपके पास लाइन आ जाती है। लाइन आपके पास क्या होती है? लाइन आपके पास होती है जी, जब पॉइंट्स को हम इकट्ठा करते हैं तो एक आपके पास लाइन बनती है। अब लाइन के वाले से क्वेश्चन क्या बनते हैं, कहता है जी लाइन के कितने एंड पॉइंट्स होते हैं। लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। लाइन के दोनों सिरों पे ऐसे तीर का निशान लगा होता है, ठीक है जी। तीर का निशान का मतलब है ये अभी आगे जा रही है, ये भी अभी आगे जा रही है। तो लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। लाइन दोनों तरफ बढ़ रही होती है। लाइन की कोई लेंथ नहीं होती। लाइन की लेंथ आप नहीं फाइंड कर सकते, ये अनलिमिटेड होती है, ठीक है जी। क्लियर होगी बात। अब अगर एक तरफ से लाइन का ये तीर हटा दिया जाए, मीन के एक पॉइंट को फिक्स कर दिया जाए, तो लाइन आपकी रे बन जाती है। रे जिसको हम शुआ बोलते हैं, शुआ। तो रे का एक एंड पॉइंट होता है, और दूसरी साइड पे वो आगे जा रही होती है। तो रे को भी आप मेजर नहीं कर सकते, रे भी कहीं पे रुकती नहीं है। लेकिन अगर इस लाइन को, ये आपके पास लाइन है ना, लाइन के कोई एक इसका टुकड़ा ले लेते हैं। लाइन का टुकड़ा मीन के जो दोनों तरफ से बंद होता है, दोनों तरफ पे तीर नहीं होता, ठीक है जी। जो दोनों तरफ एंड पॉइंट उसके होते हैं वो कहलाती है लाइन सेगमेंट, जिसको हम किता खत कहते हैं उर्दू में, ठीक है जी। उर्दू में लाइन को हम खत कहते हैं, और रे को हम शुआ कहते हैं, और लाइन सेगमेंट को हम किता खत कहते हैं। किता कहते हैं टुकड़े को, किसी खत का टुकड़ा, ठीक है जी। तो लाइन सेगमेंट जो है ना, इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं और इसको हम मेजर कर सकते हैं। ये आपके पास 2-3 क्वेश्चन जो आमतौर पर पूछे जाते हैं लाइन के वाले से। उसके बाद लाइन की एग्जाम होती है, लाइन की टाइप्स हैं। वो आपके पास एक पैरेलल लाइंस होती हैं, और परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। अब ऐसी लाइंस जो कभी भी आपस में मिलती नहीं है, ऐसी लाइन जिनको आप जितना मर्जी बढ़ाते जाएं, वो आपस में कभी भी आप एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, उसको हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। उनको हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस। या इसको इस तरह से पूछता है, ऐसी 2 लाइन जिनके दरमियान फासला हमेशा आपके पास कांस्टेंट रहता है। जितना फासला यहां पे उतना फासला यहां पे, जितना फासला यहां पे उतना फासला यहां पे, हमेशा उनका फासला सेम रहता है। उसको उनको कहते हैं पैरेलल लाइंस। उनको हम क्या कहते हैं जी? पैरेलल लाइंस कहते हैं। फिर आपके पास होती है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस ऐसी लाइन होती हैं जिनके दरमियान एंगल 90 का होता है। ये क्वेश्चन पूछता है, ऐसी लाइन जिनके दरमियान एंगल 90 डिग्री का होता है, वो हमारी कहलाती हैं जी परपेंडिकुलर लाइंस। उनको हम क्या कहते हैं जी? परपेंडिकुलर लाइंस कहलाते हैं, ठीक है जी। और एक लाइन, आपके पास 2 पैरेलल लाइंस है ना, इन 2 लाइंस को अगर कोई लाइन काट दे, 2 लाइनों को एक लाइन काट दे, उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स। उसको हम क्या कहते हैं जी? ट्रांसवर्स लाइन। उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स लाइन कहते हैं। ये सारी नीचे बातें आएंगी, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्वेश्चन लाइंस के वाले से बनते हैं। यही आपने क्वेश्चन बार बार करने होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है एंगल।
अब एंगल क्या होता है जी, एंगल आपके पास है, दो रेज मिलकर एंगल बनाती हैं, दो रेज मिलकर एंगल बनाती हैं। ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि एंगल कैसे, एंगल की फॉर्मेशन, एंगल आपके पास दो रेज, दो शुआएं मिलकर बनाती हैं, टू रेज हैविंग कॉमन एंड पॉइंट, कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट पूछ लें या स्टार्टिंग पॉइंट पूछ लें, एक ही बात है। ऐसी दो जो दो आपके पास रेज हैं, टू रेज, ऐसी दो रेज जिनका एक ही कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होता है या कॉमन एंड पॉइंट होता है, वो मिलकर क्या बनाती हैं, एक एंगल बनाती हैं। तो वो पूछेगा एंगल कितनी रेज से मिलकर बनता है, एंगल दो रेज से मिलकर बनता है। एंगल बनाने के लिए दोनों रेज का कॉमन पॉइंट जरूर होना चाहिए, और ये कॉमन पॉइंट होता है उसको हम वर्टेक्स कहते हैं, वर्टेक्स, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स का क्वेश्चन पूछता है वो बार बार क्वेश्चन पूछेगा, वर्टेक्स का क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो एंगल जहां पे आपकी जो दोनों रेज का स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, जो कॉमन होता है, उसको हम कहते हैं वर्टेक्स। एंगल का हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स। और ये जो आप ना इसको मतलब आर्म्स या हैंड्स बोलते हैं, ठीक है जी। तो जो वर्टेक्स का क्वेश्चन वो बार बार आपसे पूछेगा, ठीक है जी। ये एंगल हो गया जी, ये आपके पास है जी। एंगल का मतलब होता है कॉर्नर, ये भी क्वेश्चन पूछता है। एंगल का क्या मतलब होता है जी, कॉर्नर। ये देखिए कॉर्नर ही है ना, एंगल का मतलब होता है कॉर्नर, ठीक है जी। टू रेज आर कॉल्ड साइड्स ऑफ एंगल, कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ एंगल। तो ये आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार वो पूछेगा। उसके बाद आपके एंगल की टाइप्स होती हैं, एंगल्स की टाइप्स होती हैं। अब आपके पास ये आपने कभी भी जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो आपने ये प्रोटेक्टर देखा होगा, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में इस तरह का प्रोटेक्टर होगा, ठीक है जी। इसमें क्या होता है, इसमें यहां पे लिखा होता है, ये यहां पे 0 लिखा होता है, यहां से ऐसे लाइनें निकल रही होती हैं, ऐसे यहां से लाइनें निकल रही होती हैं, आपने देखी होंगी आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में। अगर आपने नहीं देखे तो अभी आप किसी बच्चे के ज्योमेट्री बॉक्स देख लें, आपको ऐसे एक प्रोटेक्टर आपको नजर आ जाएगा आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में, ठीक है जी। ऐसे प्रोटेक्टर आपके पास नजर आ जाएगा, ऐसे प्रोटेक्टर होता है, ठीक है। यहां पे 0 लिखा होता है, आगे होता है 10, अंदर थोड़ा सा लाइन होती है, फिर आगे 20 लिखा होता है, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, और यहाँ पे जाके 90 होता है। यहाँ पे 100 होता है, फिर 110 होता है, चलते चलते यहाँ पे 180 पे आ जाता है, यहाँ पे 180 पे आ जाता है, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या होता है जी, ये प्रोटेक्टर होता है, प्रोटेक्टर। अब प्रोटेक्टर के हवाले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो आपके पास है ना जी, ये सीधा एंगल जो ऊपर को जा रहा है, सीधा एंगल ऊपर को जा रहा है, ये 90 का होता है, 90 का, इसको हम कहते हैं राइट एंगल, राइट एंगल। इसको हम क्या कहते हैं जी, राइट एंगल। वो पूछेगा कि 90 के एंगल को क्या कहते हैं, राइट एंगल। या कहते हैं राइट एंगल किसको कहते हैं, 90 के एंगल को राइट एंगल कहते हैं, 90 के एंगल को राइट एंगल कहते हैं। और ये जो आपके पास 90 से कम होते हैं ना, यहाँ पे ये जो सारे एंगल हैं, 10 का, 20 का, 30 का, 40 का, 50 का, 45 का, 54 का, 52 का, 53 का, जितनों भी आपके पास है 0 से लेकर 90 तक, 0 से बड़े और 90 से छोटे, इनको कहते हैं अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल, अक्यूट पंजाबी जिसको कट बोलते हैं ना, फलाना से चीज कट गई है, पंजाबी में उसको कैसे भी याद कर सकते हैं, 90 से जो कम है, अक्यूट एंगल 90 से कम है, ठीक है जी। तो अक्यूट एंगल 90 से कम को हम कहते हैं अक्यूट एंगल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पूछता है वो। और बाकी ये यहाँ पे आपके पास है, जो आपके पास है, ये प्रोटेक्टर में आते हैं, जो डी में आते हैं, इसकी जो 90 से आगे हैं, 90 से बड़े हैं और 180 से छोटे हैं, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 92, 93, 94, 95, ये सारे आपके पास है 179 तक। ये आपके पास कौन, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। ये क्या है जी, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, अक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है जी। ये आपके पास ये डी के वाला से क्वेश्चन पूछता है वो, ठीक है। यही आपने क्वेश्चन ये तीन सिर्फ याद करने हैं, ये उसके अलावा नहीं याद करने। अब ये जो आपके पास डी है ना, अगर डी को हम उल्टा कर दें ना, डी को हम ऐसे उल्टा कर दें, डी को हम ऐसे उल्टा करें, पूरा आपके पास चक्कर बन जाएगा, पूरा आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास पूरा सर्कल बन जाएगा, पूरा सर्कल बन जाएगा। अब देखें, ये यहां पे आपके पास 180 एंगल बने ना, 0 से लेकर 180, इसका मतलब है ये जो नीचे वाले डी है इसके ऊपर भी 180 ही होंगे। ऐसे अगर इसका भी हम ऐसे पूरा ग्राफ कर दें, इसके अंदर भी 180 हो जाएंगे, तो टोटल पूरे आपके पास जो सर्कल में हो जाएंगे 360, 180 जमा 180 360 होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है, एंगल एनक्लोज्ड बाय अ सर्कल इज इक्वल टू 360, एंगल एनक्लोज्ड बाय अ सर्कल इज 360, 360 डिग्री का होता है। अब ये जो आपके पास एंगल्स है ना, ये जो आपके पास एंगल्स हैं, ये जो नीचे है, ये जो नीचे एंगल है, ये जो नीचे एंगल है, नीचे आप इसको यूं समझे कि आपने शीशे के ऊपर इसको रखा हुआ है और ये इसका अक्स नजर आ रहा है, ये इसकी रिफ्लेक्शन नजर आ रही है। ये जो ऊपर आपकी डी है ना, आपने जो ऊपर डी आप रखी हुई है, आपका जो ऊपर प्रोटेक्टर है, ऐसे जो आपका ऊपर प्रोटेक्टर है ना, ऐसे ये जो आपके पास ऊपर प्रोटेक्टर है, इसका नीचे समझे कि आपको साया नजर आ रहा है पानी में, इसका नीचे समझे आपको पास इसका साया नजर आ रहा है। ये सारे एंगल इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव एंगल, इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव एंगल्स। रिफ्लेक्सिव एंगल 180 से बड़े और 360 से छोटे, ये आपके पास सारे क्या जी, रिफ्लेक्सिव एंगल्स कहलाते हैं, रिफ्लेक्सिव एंगल्स कहलाते हैं, ठीक है जी। और यहां पे एक और भी क्वेश्चन पूछता है, ये आपके पास दायरा हो गया मुकम्मल,
ठीक है जी। अब यहाँ पे आपके पास ये आपके पास डी थी, ठीक है जी। ये आपके पास जो जिसको हम प्रोटेक्टर कहते हैं, ये आपके पास 0 था, ये आपके पास 180 डिग्री था, और ये आपके पास 90 डिग्री था। ऐसे ही है जी। आप 90 को बिल्कुल नीचे भी लेके आए ना, नीचे भी लेके आए तो 0 से लेकर यहाँ पे भी आपके पास ये 90 का फर्क आता है। 0 और ये 90 90 90 180 180 और 90 आपके पास 270 बन जाता है। ये का मतलब 270 जमा 90 आपके पास क्या आ गया जी, ये आपके पास 360 बन गया। ये आपके पास 360 बन गया। 0 जहां पर 0 होता है वहीं पे आपका 360 बनता है। आप 360 के अंदर आप 90 फिर और ऐड कर दें तो आपके पास 430 बन गया, ठीक है जी। आगे ये चलता जाता है, चक्कर चलते जाते हैं, ठीक है जी। अब ये जो आपके पास होते हैं ना, ये आपके पास राइट जो पूरी लाइनों के ऊपर आ रहे हैं, 0 का 90 का 180 का 270 का, उनको पता है क्वाड्रेंट एंगल। इनको क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट एंगल। ये नीचे लिखे हुए हैं सारे, अभी आ जाते हैं। इनको कहते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड कहते हैं चौथे हिस्से को। ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है जी। मेन के दायरे के जब आपने 4 हिस्से कर देने हैं तो एक हम क्वाड कहते हैं। क्वाड का मतलब होता है चौथा हिस्सा। क्वाड्रेंट कहते हैं। तो ये आपके पास इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट एंगल्स। वो पूछेगा कि मंदरजा झैल में से कौन से एंगल क्वाड्रेंट एंगल हैं, तो आपको वो दे देगा 0 और 50 दे देगा, 60 दे देगा, 7 आपको 70 दे देगा, ठीक है। तो आपको पता 0 वाला जो ना क्वाड्रेंट के ऊपर आता है, या वो आपके पास किसी ऑप्शन में 270 दे देगा, जो 270 आपका क्वाड्रेंट एंगल है। मीन के 90 का फर्क है। 0 के बाद 90 90 180 90 270 90 आपके पास है। 360 जमा 90 आपके पास 430 जमा 90 आपके पास क्या आ गया जी। ये इस तरह से आपने इसको करते जाना 520, ठीक है जी। तो ये आपके पास सारे क्वाड्रेंट एंगल होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ये आपने इसको आपने करना है, ये 0 से 90 तक यहां से शुरू करना है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये क्वाड्रेंट की तरतीब आपने लाजमी याद करनी है। क्वाड्रेंट की तरतीब आपने लाजमी याद करनी है। ये नीचे आपका क्वाड्रेंट वाला जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नीचे पूरा टॉपिक है, ठीक है। वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, वो भी मैंने आपको करवाना है, ठीक है। तो यहां तक आपका हो गया जी। राइट एंगल हो गया, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल ये है। ये सीधा आपके पास जो एंगल है ना, ये सीधा, ये डी के ऊपर जो सीधा एंगल है 0 से लेकर ये 180 का, इसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। इनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं, स्ट्रेट एंगल, ठीक है जी। स्ट्रेट एंगल भी होगा, रिफ्लेक्सिव एंगल्स भी हो गए। उसके बाद आपके पास है कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको आप क्लियर कर लें। कंप्लीमेंट्री क्या होता है जी, जब दो एंगल को जमा करें और उनका जवाब 90 आए, मीन के 70 जमा 20 कर लें, तो इसका आंसर आता है 90 डिग्री। 70 डिग्री और 20 डिग्री आपस में कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, आपस में ये कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ऐसे एंगल जिनको जमा करें जवाब 90 आए, वो आपस में कंप्लीमेंट होते हैं एक दूसरे का वो क्या कहते हैं जी, कंप्लीमेंट कहलाते हैं। वो क्वेश्चन से पूछेगा कि जनाब ये 30 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल कौन सा है, तो 30 डिग्री के साथ 60 को जमा करेंगे फिर 90 बनेगा, तो 30 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल 60 है। 30 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल 60 है। उसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये क्वेश्चन पूछेगा बार बार आपसे। सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे होते हैं जिनको जमा करो जवाब 180 आए। ऐसे आंसर, ऐसे एंगल जिनको ऐड करे और आंसर आपका 180 बने। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं आपके पास 90 का कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा है, तो 90 का सप्लीमेंट्री एंगल आपके पास 90 है। 90 90 180, या आपसे पूछता है 130 डिग्री का बताएं जी सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा है, तो 130 का सप्लीमेंट्री एंगल आपके पास कितना हो जाएगा जी, 50 हो जाएगा। 50 और 30 180 बन जाता है। या ये तो आमतौर पर इनकी डेफिनेशन ही पूछता है कि ऐसे एंगल जिनका जो है ना मजमुआ या जिनका सम 90 के बराबर होता है वो क्या कहलाते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। और वो जिनका सम करें वो 180 के बराबर आए तो आपके पास होता है जी वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल अगर आपको ये कंफ्यूज करे ना तो ये देखें, इसको ऐसे याद कर लें। ये आपके पास ये प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर के अंदर ये सारे के सारे एंगल जो होते हैं वो 180 के बराबर होते हैं। तो सप्लीमेंट्री, एस से सप्लीमेंट्री, एस से सारे एंगल, तो सारे एंगल जो मुकम्मल मिलकर क्या बनाते हैं जी, सप्लीमेंट्री एंगल बनते हैं। और बाकी आपके पास कंप्लीमेंट्री एंगल आ गया 90 वाला। ये आपके पास क्वेश्चन क्लियर होगा। एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल ऐसे होते हैं जिनकी वर्टेक्स सेम होता है, जिनका वर्टेक्स सेम होता है। इसका भी वर्टेक्स भी यही है, इनका वर्टेक्स भी यही है, ये देखें, ठीक है जी। तो ऐसे एंगल जिनका वर्टेक्स सेम होता है वो आपके एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। क्वाड्रेंट एंगल की बात पहले हो गई है, क्वाड्रेंट एंगल की बात 90 180 230 360 मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। और ये ट्रांसवर्सल की भी बात पहले हो चुकी है। मैंने आपको बताया था दो पैरेलल लाइन को जो लाइन काटती है उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं जी, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन की वजह से एंगल्स काफी बनते हैं। ट्रांसवर्सल, ये देखें, ये आपके पास ये दो लाइनें हैं ना, इनको ये काट रही है, तो आपके पास ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है वो, अगर ये आपके पास एंगल 30 डिग्री का, तो बताएं ये वाला कितने का होगा, ये भी 30 डिग्री का होगा, ये भी 30 डिग्री का होगा, ठीक है जी।
उसके बाद होता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इससे बनते हैं। ये आपके पास ये लाइन बन रही है, इसको ऐसे काट रहे हैं, तो ये देखें जरा, ऊपर वाली लाइन के ऊपर ये दो एंगल्स बन रहे हैं, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे, ठीक है जी। जो ऊपर वाली लाइन के ऊपर वाले हिस्से में लेफ्ट साइड पे एंगल बन रहा है ना, वही नीचे वाली लाइन के ऊपर वाले हिस्से के लेफ्ट साइड पे जो एंगल बनेंगे आपस में बराबर होंगे। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए आपके पास। ये आपके पास क्या हो गया जी, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो आपके पास हो गए, ठीक है जी, समझ आ गई है। तो ये आपने क्लियर करना है। अगर पूछे आपके बताएं जी ये आपके पास 30 डिग्री का एंगल और बताएं ये कितने का होगा, तो ये भी 30 का ही होगा, ये भी 30 का ही होगा। और जो आप ये वाला है वो ये वाला होगा, जो ये वाला होगा वो ये वाला होगा, जो ये वाला होगा ये वाला होगा। मीन के अपनी डायरेक्शन के मुताबिक एंगल आपस में ये सेम होते हैं, आपस में एंगल ये सेम होते हैं, ठीक है जी, समझ आ गई है। मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन अब कर लेंगे, ठीक है जी, समझ आया। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आपके पास क्या है जी, नेक्स्ट आपके पास है जी, ये है आपके पास ये आपके पास है जी ये पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स, अब पॉलीगॉन्स क्या होती हैं, ये तो सारी आपके पास लाइनें थी, ये पॉइंट्स थे या लाइनें थी, मीन के लाइनों ने मिलकर के शक्ल बनाई भी है, तो वो बंद शक्ल नहीं हुई, ठीक है जी। अब पॉलीगॉन्स ऐसी होती हैं जो आपस में बंद हो जाती हैं, जो बंद हो जाती हैं, मीन के आपके पास ये देखें ये ऐसी शक्ल बनती है और आप ये बंद हो जाती है, चारों तरफ से ये बंद हो जाती है, इसके अंदर कुछ चीजें अंडर नहीं व्याप हो सकती, या इसकी दीवारें मुकम्मल हो जाती हैं। या ऐसे कर लें, 4 साइडों वाली कर लें, ठीक है, या इसको ऐसे कर लें आप, ठीक है, ये 5 साइडों वाली कर लें, या ऐसे कर लें आप इसको, ठीक है जी, ऐसे कर लें, तो ये आपके पास 6 साइडों वाली बन जाएगी, 8 साइडों वाली बन जाएगी, 10 साइडों वाली बन जाएगी, ठीक है। ये सारी की सारी आपके पास पॉलीगॉन्स होती हैं, या आपके पास क्या होते हैं जी, पॉलीगॉन्स होती हैं, पॉलीगॉन्स, ठीक है जी। अब पॉलीगॉन्स के वाले से क्वेश्चन क्या पूछेगा, एक तो आपसे पूछेगा इनके नाम पूछेगा, एक तो आपके पास इनसे नाम पूछेगा। याद रखिएगा पॉलीगॉन हमेशा कम से कम 3 साइडों से बनती है। अगर आपने कोई भी क्लोज फिगर बनानी है ना, कोई भी क्लोज फिगर बनानी है तो उसके कम से कम 3 साइडें होनी चाहिए, लेकिन 2 साइडों से कभी वो क्लोज नहीं होती, जिस तरह की मर्जी 2 साइडें आप बना लें वो क्लोज कभी भी नहीं होगी, ठीक है। कम से कम 3 साइडें होगी तो वो क्लोज होगी, ठीक है जी। तो अगर आपके पास 3 साइडों वाली बंद शक्ल है उसको हम कहते हैं जी ट्राई एंगल। 3 से मतलब होता है ट्राई, ठीक है जी। और 4 किसको कहते हैं, क्वाड को भी मैंने आपको बताया जी, क्वाड्रेट एंगल से पढ़ाया था आपको 4 इसे। तो अगर आपके पास 4 साइड वाली बंद शक्ल है जिसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, उसको हम क्या कहते हैं जी, क्वाड्रिलेटरल। अगर ये 5 साइडों वाली हो जाए, 5 साइडों वाली, इसको हम कहते हैं पेंटागोन। 5 से पेंटा याद कर लें, 5 से पेंटा याद कर लें, पेंटागोन, ठीक है जी। उसके बाद कहते हैं हेक्सागोन। हेक्सागोन कहते हैं 6 साइडों वाली को, हेक्सागोन कहते हैं 6 साइडों वाली बंद शक्ल को हम हेक्सागोन कहते हैं। फिर आपके पास है हेप्टागोन, 7 साइडों वाली, 7 साइडों वाली, ठीक है जी। ऑक्टागोन 8 साइडों वाली, ठीक है। और ये आपके पास ये केमिस्ट्री की गिनती भी होती है, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नानेन, डेकेन, ठीक है जी। यहीं से इनके नाम निकलते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि बताएं जी 3 साइडों वाली बंद शक्ल को क्या कहते हैं, 4 साइडों वाली को क्या कहते हैं, 5 साइडों वाली को क्या कहते हैं, और 8 साइडों वाली को क्या कहते हैं, ठीक है जी। उनके आपने नाम याद कर लिए। फिर आपके पास क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन आपके पास बनता है, ये देखें जी, मैंने अभी आपको बताया था, ये जो पास एंगल जो सर्कल है, सर्कल के अंदर कंप्लीट एंगल आपके पास 360 का होता है। टोटल आपका जो सर्कल का एंगल है आपके पास है ये 360 का एंगल बनता है, 360 का एंगल बनता है। अब वो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, बताएं जो आपके पास ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर कंप्लीट एंगल कितना होता है, मीन के ये क्या एंगल है, एक ये कॉर्नर का एंगल है, एक ये कॉर्नर का एंगल है। इन सारे एंगल्स को हम जमा करें तो क्या आंसर आएगा, इन सारे को जमा करें तो क्या आंसर आएगा। या आपके पास ये 4 साइडों वाली है, इसके चारों साइड एंगल्स को आप जमा करें तो क्या आंसर आएगा। ये 5 साइडों वाली है, या आपके पास 5 साइडों वाली है, इसके सारे को आप जमा करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है जी, क्या आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन पूछेगा, इसका फार्मूला आपके पास है n-2 ज़रब 120, ये 20 नहीं, ये डिग्री था 2 डिग्री, ठीक है जी। n-2 डिग्री ज़रब आपके पास आता है 180, इससे आपने इसका एंगल निकालना होता है। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है ट्राइंगल, तो ट्राइंगल में आपके पास 3 साइडें होती है ना, आपके पास आ गया 3 - 2 ज़रब 180, 3 - 2 ज़रब 180, तो आपका 3 - 2 1 आ गया, 1 ज़रब 180 आपके पास आ गया 180। मीन के जो ट्राइंगल है उसके अंदर जो टोटल एंगल होता है वो 180 होता है। ट्राइंगल के अंदर जो जितना भी एंगल एनक्लोज होता है वो 180 का होता है। अगर मैं 4 साइडों वाली बात कर लूँ क्वाड्रिलेटरल की, इसमें 4 साइडें हैं, तो आप लगाए n-2 ज़रब 180 के अंदर आप n की कीमत 4 लगा दें, 4 - 2 ज़रब 180 आपके पास क्या आ गया, 4 - 2 आपके पास 2 ज़रब 180 आपके पास आएगा 360।
तो चार साइडों वाली जो बंद शक्ल उसके अंदर 360 का एंगल होता है, उसके अंदर 360 का एंगल होता है। अगर 5 साइडों वाली आ जाए, ऐसे 5 साइडों वाली आ जाए तो इसकी साइडें 5 है, तो 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 ज़रब 180, 5 माइनस 2 3, 3 ज़रब 180 आपके पास क्या आ गया जी, आपके पास आ गया 540। तो 5 साइडों वाले के अंदर आपके पास एंगल कितना हो गया जी, 540 हो गया, 540 हो गया। फिर आपके पास हेक्सागोन 6 साइडों वाली है, 6 माइनस 2 ज़रब आपके पास आ गया 180, 6 माइनस 2 आपके पास 4 आ गया, 4 ज़रब आपके पास 180 आ गया, ठीक है जी, तो 720 चला गया, ठीक है जी। इस तरीके से आपने टोटल एंगल एंड क्लोज निकालना होता है पॉलीगॉन्स के अंदर, ठीक है जी। पॉलीगॉन, तो पॉलीगॉन किसे कहते हैं, आपके पास कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप जो बंद शक्ल होती है और उसकी साइडें आपके पास 3 या 3 से ज्यादा होती हैं, 3 या 3 से ज्यादा साइडों वाली बंद शक्ल को हम पॉलीगॉन कहते हैं। ट्राइंगल भी आपका पॉलीगॉन है, क्वाड्रिलेटर भी, पेंटागोन भी, हेक्सागोन भी, हेप्टागोन भी, काउंटिंग ये सारे के सारे आपके क्या है जी, ये आपके पास ये सारे आपके पास पॉलीगॉन की ही इकसाम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो स्कूल में आपके पास मेन गेट से पूछे तो अंदर सारे सारे के सारे आपके पास स्टूडेंट्स हैं, सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं। अब स्टूडेंट्स के अंदर मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, ये 9th क्लास का है, ये 10th का है, ये 6th का है, ये नर्सरी का है, ये 2 क्लास का है तो सारे ये स्टूडेंट ही। इस तरह ये सारी की सारी हैं तो पॉलीगॉन्स ही। अब इनके नाम है, जो तीसरी जमात का है उसको 3rd क्लास का बच्चा कह रहे हैं, मीन की जिसकी 3 साइडें हैं वो ट्राइंगल होगी, 4 साइडों वाली को क्वाड्रिलेटर कह दिया, 5 साइडों को पेंटागोन कह दिया, ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद आपके पास क्या आ गया जी, उसके बाद आपके पास इनको इनको बोलता जी रेगुलर पॉलीगॉन्स। रेगुलर पॉलीगॉन्स ऐसी पॉलीगॉन्स होती हैं जिनकी आपके पास साइडें सारी एक जैसी होती हैं, इनकी लेंथ एक जितनी होती है। ये आपके पास है ना, ये पेंटागोन है, जितनी साइड ये है उतनी साइड ये है, उतनी साइड ये है, उतनी साइड ये है, उतनी ही ये है, मीनिंग इनकी लेंथ एक जितनी होती है। और इनके जो एंगल्स होते हैं ना, ये भी सारे बराबर होते हैं, इनके एंगल्स भी कितने होते हैं, बराबर होते हैं, इनके एंगल्स भी बराबर होते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन जितनी भी होती हैं उनके अंदर जितने भी एंगल्स होते हैं उनकी सारी तादाद आपस में उनकी जो वैल्यू होती है एंगल्स की वो बराबर होती है। तो आपने क्या किया, वो कहेगा जी, बताएं जी, रेगुलर पेंटागोन में या रेगुलर हेक्सागोन में या रेगुलर क्वाड्रिलेटरल में एक एंगल कितने का होता है। आप देखें मेरे पास एक ट्राइंगल है, वो कहता है रेगुलर ट्राइंगल, ठीक है जी, रेगुलर ट्राइंगल। वैसे इसका नाम एक इक्विलेटरल भी है, नीचे हमने जाकर पढ़ना है, ठीक है। अब रेगुलर ट्राइंगल है, हमें पता है इसका उसके अंदर टोटल एंगल आपके पास 180 है। तो चूंकि ये रेगुलर ट्राइंगल है इसलिए इसके तीनों एंगल आपस में बराबर है, तो 180 को मैं 3 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा 60, ये भी 60 का, ये भी 60 का, ये भी 60 का। या वो कहता है आपके पास जो ना रेगुलर आपके पास जो ना हेक्सागोन है, रेगुलर आपके पास हेक्सागोन है, रेगुलर आपके पास जी हेक्सागोन है, ये रेगुलर हेक्सागोन है। बताएं इसका हर एंगल कितने का होगा। तो रेगुलर हेक्सागोन हमें पता है हेक्सागोन के टोटल जो एंगल होता है ना आपके पास 6 माइनस 2 ज़रब 180 होता है, ठीक है जी। 4 6 बार 4 4 ज़रब 18 आपके पास आ गया जी 720, आपके पास क्या आ गया जी 720 आ गया, ठीक है। अब 720 को मैं 6 पे डिवाइड कर लूंगा, 720 को मैं 6 पे डिवाइड कर लूंगा, 6 एक बार 6, 6 2 बार 12, सिफर का सिफर, मीन के मेरे पास रेगुलर हेक्सागोन में हर एंगल 120 का होगा, हर एंगल 120 का होगा। ये आपके क्वेश्चन क्लियर हो गए पॉलीगॉन्स के वाले से, यही आपके क्वेश्चन आएंगे, इससे आगे नहीं आएंगे, ठीक है जी। इसमें वो कभी कभी वो एलिप्स वगैरह, एलिप्स पैराबोला और आपके पास हाइपरबोला के क्वेश्चन कभी कभार पूछता हो, लेकिन वो यहाँ पे नहीं पूछेगा। मैं कोशिश करूंगा, देखूंगा, अगर जरूरत पड़ी तो वो भी करवा दूंगा एक दिन में, ठीक है। या मैं कल के लेक्चर में चले ऐड कर ही दूंगा, एलिप्स पैराबोला और हाइपरबोला वो कभी कभार पूछता है वो, ठीक है जी। मैं कल के ऐड कर दूंगा इंशाल्लाह। अब आपके पास है जी, ये आपके पास है ना जी, ये पॉलीगॉन्स होगी। अब पॉलीगॉन्स में दो जो आपके पास शक्लें हैं वो आमतौर पर यूज होती हैं, एक क्वाड्रिलेटर 4 साइडों वाली और एक ट्राइंगल 3 साइडों वाली। इनको आपने बड़ी डिटेल से पढ़ना होता है, इनको आपने बड़ी डिटेल से पढ़ना होता है। यहां से क्वेश्चन वो काफी ज्यादा पूछता है, यहां से वो क्वेश्चन वो काफी ज्यादा पूछता है। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपके पास ये क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स पूछेगा। 4 साइडों वाली बंद शक्ल है ना, अब 4 साइडों वाली ऐसी भी होगी जिसकी चारों साइडें बराबर होंगी, रेगुलर क्वाड्रिलेटर, इसको हम कहते हैं स्क्वायर, इसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। अब स्क्वायर की चूंकि चारों साइडें भी बराबर हैं, इसका मतलब है इसके एंगल भी बराबर होंगे। तो 360 वैसे इसका एंगल है और 4 पे तकसीम करो तो हर एंगल आपके पास 90 का आ जाएगा। तो स्क्वायर में हर साइड बराबर होती है और हर एंगल भी आपका 90 का होता है। उसके बाद होती है जो आपके पास है उसको मतलब रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ऐसी होती है जिसकी आमने सामने की साइडें बराबर होती हैं लेकिन चारों बराबर नहीं होती, ठीक है। आमने सामने के बराबर होंगी और ये सारी लाइनें क्या, और एंगल भी सारा आपके पास क्या होगा जी 90 का होगा, एंगल भी क्या होगा 90 का होगा।
एंगल भी क्या होगा 90 का होगा। ठीक है जी, आमने सामने की सारी साइडें भी आमने सामने के बराबर होंगी और एंगल भी 90 का होगा। और इसके बाद आपका क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल होती है कि आपके पास आमने सामने की साइडों की लेंथ तो बराबर होती है, लेकिन आपके पास जो है ना ये जो है ना इन 90 का एंगल नहीं होता। 90 का एंगल होगा जब सीधा बिल्कुल होगा, तो ये सीधी नहीं होती है, थोड़ी सी तिरछी होती है। इसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। इसको क्या कहते हैं जी? क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद आपके पास आ गया जी, ये आपके पास आ गया जी, ये टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, सॉरी पैरेललोग्राम इसको बोलते हैं, पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम। ठीक है जी, यहाँ पे ये दोनों आपके पास जो है ना साइडें सामने वाली बराबर होती हैं, लेकिन एंगल कोई भी 90 का नहीं होता। इसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम ये क्लियर कर लीजिएगा। स्क्वायर जिसकी चारों साइडें बराबर होंगी, रेक्टेंगल जिनकी आपने सामने वाली बराबर होंगी, एंगल भी 90 का होगा, और पैरेललोग्राम ऐसी होगी जिसकी सामने वाली बराबर होगी लेकिन एंगल आपका 90 का नहीं होगा। ये आपके पास आ गया जी पैरेललोग्राम। ठीक है जी। रेगुलर पॉलीगॉन, ए पॉलीगॉन हैविंग ऑल साइड इक्वल इन लेंथ, ये मैंने पहले आपको बता दिया। ठीक है जी, ये सारे जो ना रेगुलर ट्रायंगल, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर पेंटागन, ये सारी चीजें मैंने पहले आपको करवा दी हैं। पहले ये मैंने आपको करवा दी है कि रेगुलर के अंदर जो सारे आपके जो एंगल्स वो बराबर आएंगे। ठीक है जी, समझ आ गई है जी। उसके बाद आपने जो डिटेल से पढ़ना है वो आपने पढ़ना है जी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। क्वाड्रिलेटर की टाइप्स आपने पढ़ ली हैं। क्वाड्रिलेटर में एक आपके पास क्या थी? स्क्वायर था। एक आपके पास ये थी, आपके पास ट्रायंगल थी, सॉरी आपके पास रेक्टेंगल थी। फिर आपके पास पैरेललोग्राम थी, और एक आपके पास ये रोम्बस थी, ऐसे रोम्बस रोम्बस रोम्बस। ठीक है जी, ये रोम्बस। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आ गया जी, आपके पास आ गया ट्रायंगल की। अब ट्रायंगल की 6 टाइप्स हैं। ट्रायंगल की 6 टाइप्स हैं। अब 3 टाइप्स आपकी जो ना लेंथ की वजह से हैं, और 3 टाइप्स आपकी एंगल्स की वजह से हैं। आप देखें, ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें आपस में बराबर होती है उसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्वल से इक्विलेटरल। ठीक है जी। ऐसी ट्रायंगल जिसकी 2 साइडें बराबर होती हैं लेकिन तीसरी बराबर नहीं होती। 2 साइडें तो आपस में बराबर है, ऐसे देखें, ये 2 बराबर है लेकिन तीसरी छोटी है। ठीक है, उसको हम कहते हैं आइसोलेस। उसको हम क्या कहते हैं जी? आइसोलेस। आइसोलेस ट्रायंगल जिसकी 2 साइडें बराबर है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये क्लियर कर लीजिएगा। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। और ऐसी ट्रायंगल जिसके तीनों साइडें आपस में बराबर कोई नहीं है, तीनों साइडें आपस में बराबर कोई नहीं है, वो उसको कहते हैं जी स्केलन ट्रायंगल। उनको हम क्या कहते हैं जी? स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल। ठीक है जी, आमतौर पर वो जो ना इनमें से पूछता है। फिर आपके पास है जी एंगल्स के एतबार से ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज होता है, मीन के 90 से कम होता है। एक ये देखें, ये आपके पास ये 90 से कम एक एंगल है। ठीक है जी। ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 से कम होता है उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, अक्यूट एंगल, सॉरी अक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसका एक 90 से कम है। और अगर किसी का 90 से ज्यादा हो, ऐसे ऐसे हो, ऐसे ये 90 से ज्यादा हो गया। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं जी, इसको हम कहते हैं जी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है जी। और एक होता है राइट एंगल। ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 का हो, एक एंगल 90 का, उसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इसको हम क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है जी। अगर उसमें एक राइट एंगल होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगी। अगर 90 से कम होगा अक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेगी। और 90 से ज्यादा 180 से कम होगा वो उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आ गया जी एंगल एनक्लोज्ड बाय ट्रायंगल 180, एंगल एनक्लोज्ड बाय सर्कल 360। ये मैंने पहले आपको बताया था, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये इसलिए मैंने हाईलाइट की। ये क्वेश्चन पूछता है, बार बार पूछता है आपसे। ठीक है जी। उसके बाद आपको पता है सर्कल। सर्कल के वाले से काफी क्वेश्चन पूछता है। आप यहाँ पे एक बात मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गया हूँ, ये जो आपके पास 4 साइड होती है ना ऐसे, इसका ये होता है डायमीटर। ये सॉरी डायगोनल डायमीटर कह रहा हूँ, डायगोनल। ये जो आपके पास है ना एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स का फार्मूला, इसको हम कहते हैं डायगोनल इसको कहते हैं। ठीक है जी। अब ये जो डायगोनल होते हैं ना, डायगोनल, ये दोनों डायगोनल आपस में कहां पे, ये जो आपकी क्वाड्रिलेटर की मिड पॉइंट्स पे आपस में ये एक दूसरे को कता करते हैं, एक दूसरे को मीट करते हैं, एक दूसरे को कट करते हैं। ठीक है जी। तो ये जो है ना, ये जहां पे मिलते हैं ना, जितनी इधर है उतनी ही इधर होगी। आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं जी? हाफ करते हैं। ये क्वेश्चन बड़ी दफा पूछा गया, डायगोनल वाला क्वेश्चन। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आपके पास है जी, आपके पास है सर्कल। सर्कल के वाले से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर्कल के वाले से। सर्कल की आपने डेफिनेशन क्या याद कर ली? एक फिक्स पॉइंट से मुख्तलिफ पॉइंट्स का फासला जब एक जैसा हो जाए, आपके पास है जी क्या कहता है जी, सेट ऑफ पॉइंट्स हैविंग द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। मीन के सेट ऑफ पॉइंट्स है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आपके पास हैं जिनका जो फासला एक फिक्स पॉइंट से एक जितना इसका फासला है उतना इसका, उतना इसका, सारे पॉइंट्स का जब आपस में मिलाते हैं तो आपके पास ये सर्कल बन जाता है। ये क्या बन जाता है? सर्कल बन जाता है।
तो ये जो आपके पास सर्कल होता है ना जी, इसके वजह से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहता है जी सेट ऑफ पॉइंट्स हैविंग सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, इस फिक्स पॉइंट से जिनका सारा सबका फासला सेम होता है आपका सर्कल कहलाता है। और ये जो फिक्स पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ सर्कल, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। और ये जो सेंटर से आप सर्कल की बाउंड्री तक का जो फासला आता है उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ सर्कल, इसको हम क्या कहते हैं जी, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। और जो रेडियस का डबल होता है ना, ये आपके पास डबल रेडियस है सीधा, ठीक है जी। आप बाउंड्री से स्टार्ट किया और बाउंड्री तक आए, और ये जो पॉइंट आप ये लाइन आपके पास सेंटर से गुजरी है, सेंटर से गुजरने वाला आपके पास बाउंड्री से बाउंड्री, उसको हम कहते हैं डायमीटर, उसको हम क्या कहते हैं जी, डायमीटर। डायमीटर उर्दू में किसको कहते हैं, कुतर, उर्दू में कुतर कहते हैं, कतर भी कहते हैं, ठीक है जी। इसको हम कहते हैं डायमीटर, इसको हम क्या कहते हैं जी, डायमीटर। और ऐसी लाइन जो बाउंड्री से शुरू हो और बाउंड्री तक जाए, बाउंड्री से शुरू हो और बाउंड्री तक जाए, लेकिन वो सेंटर से ना गुजरे, लेकिन वो सेंटर से ना गुजरे, उसको हम कहते हैं कार्ड, उसको हम क्या कहते हैं, कार्ड। कार्ड कार्ड और डायमीटर में क्या फर्क है, कार्ड ऐसी लाइन होती है जो बाउंड्री से शुरू होती है बाउंड्री तक जाती है, लेकिन वो सेंटर से नहीं गुजरती। लेकिन जो डायमीटर है वो ऐसी लाइन है जो इस बाउंड्री से शुरू होगी बाउंड्री तक जाएगी, उसको हम क्या कहते हैं जी, उसको हम क्या कहते हैं जी, डायमीटर कहते हैं, डायमीटर कहते हैं, ठीक है जी। समझ आ गई है जी। ये आपके पास हो गया। एक बार जी आर्क, आर्क होता है जी ये बाउंड्री के ऊपर जो दो पॉइंट्स के दरमियान जो हिस्सा होता है ना, ये यहां से लेकर यहां तक, ये इसको हम कहते हैं आर्क। आर्क बाउंड्री के ऊपर दो पॉइंट्स के दरमियान जो इलाका होता है उसको हम क्या कहते हैं जी, आर्क कहते हैं, आर्क कहते हैं, आर्क, ठीक है जी। डायमीटर भी हो गया। उसके बाद आपके पास है जी, ये आपके पास है जी सेकंड, 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 a line which cuts a circle into 2 points, on 2 points it is extended form of card। क्या मतलब है, ये आपके पास है एक लाइन ऐसी है जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, ये आपके पास सेकंड कहलाती है, सेकंड कहलाती है। उसके बाद सेक्टर, सेक्टर, सेगमेंट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दोनों है, इनके वाले से बहुत ज्यादा पूछता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है सेक्टर और सेगमेंट के वाले से। अब सेक्टर क्या जी, a region bounded by 2 radius and an arc lying between these two is called sector। क्या मतलब है, ये आपके पास एंगल है, इसके दो रेडियस, एक ये रेडियस और एक ये रेडियस, एक ये रेडियस और एक ये रेडियस, दो रेडियस सिंगल होता है और दो मिल जाए तो रेडियई कहलाते हैं। सिंगल को रेडियस कहते हैं और ज्यादा को रेडियई कहते हैं। दो रेडियई मिलकर और एक आर्क मिलकर जो अंदर ये इलाका आता है उसको हम कहते हैं जी, इसको हम कहते हैं सेक्टर, इसको हम क्या कहते हैं, सेक्टर, इसको हम क्या कहते हैं जी, सेक्टर। और अगर एक कार्ड, ये देखें एक कार्ड और एक आर्क मिलकर इस इलाके को हम कहते हैं सेगमेंट, इसको हम क्या कहते हैं जी, सेगमेंट, इसको हम क्या कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं, ठीक है जी। तो ये आपकी बेसिक डेफिनेशन थी एंगल्स के वाले से, ठीक है जी। उसके बाद आपको पता कोसाइक्लिक, सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग ऑन ए कॉमन सर्कल आर कॉल्ड कोसाइक्लिक पॉइंट्स। एक सर्कल के ऊपर जो है ना, एक सर्कल के ऊपर आपके पास जितने पॉइंट्स होते हैं आपस में कोसाइक्लिक कहलाते हैं। और एक यहाँ पे क्वेश्चन होता है जी को सेंटर सर्कल, को सेंट्रिक सर्कल भी उनको कहते हैं, को सेंट्रिक, ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है, ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है, ठीक है जी। इसका भी सेंटर ये है, इसका भी सेंटर ये, इसका भी सेंटर ये, तो ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है उनको को सेंट्रिक सर्कल कहते हैं, को सेंट्रिक सर्कल। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये नीचे मैंने सारी यहाँ पे जो ना ये इसकी ये आपको ये पिक्चर बता दी है, देखें जी। ये आपके पास सर्कल है, ये आपके पास आर्क है, ये आपके पास सेक्टर है, ये आपके पास सेगमेंट है, ये कार्ड है, ये रेडियस है, ये डायमीटर है, ये टेंजेंट है, ये सेकंड है। टेंजेंट कहते हैं टच करना, बाहर से सिर्फ एक पॉइंट पे किसी को टच करके निकल जाना, उसको कहते हैं टेंजेंट, 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 ठीक है जी। ये आपके पास क्लियर हो गया। टाइप्स ऑफ सर्कल मैंने आपको पहले करा दिए हैं। टेंजेंट सर्कल, ऐसे सर्कल जो आपको सिर्फ एक पॉइंट पे टच करते हैं, ऐसे एक पॉइंट पे टच करते हैं उसको हम टेंजेंट सर्कल कहते हैं। कोसेंट्रिक सर्कल जिनका सेंटर एक होता है वो कोसेंट्रिक कहलाते हैं। कांगुरेंट सर्कल, कांगुरेंट सर्कल, कांगुरेंट सर्कल ऐसे होता है जो एक जैसे होते हैं, एक जितने होते हैं लेकिन उनका सेंटर मुख्तलिफ होता है, ये भी उतना ही है, ये भी उतना ही है, साइज एक जैसा होता है, उसको हम कहते हैं जी कांगुरेंट सर्कल। कांगुरेंट सर्कल जिनका साइज एक जितना होता है, रेडियस सेम होता है लेकिन सेंटर मुख्तलिफ होता है, उसको हम कोसेंट्रिक कांगुरेंट सर्कल कहते हैं, ठीक है जी। अब कांगुरेंट और सिमिलर फिगर में क्या फर्क होता है, ये क्वेश्चन पूछता है कभी कभार। टू ज्योमेट्रिकल फिगर आर सिमिलर इफ देयर शेप इज सेम व्हाइल कांगुरेंट फिगर हैव सेम एज वेल एज साइज। क्या मतलब है, ये देखें, ये आपके पास एक शेप है, इस तरह की शेप है, ये शेप है, और एक आपके पास ये शेप है, ठीक है। अब देखें ये दोनों शेप एक जैसी हैं, इनकी शक्ल एक जैसी है लेकिन इनका साइज मुख्तलिफ है, शक्ल एक जैसी है, तो इनको हम कहते हैं जी कांगुरेंट, इनको क्या कहते हैं जी, इनको कहते हैं सिमिलर, इनको कहते हैं सिमिलर, सिमिलर शेप्स, ये सिमिलर एक जैसी हैं। लेकिन अगर इनका साइज भी बिल्कुल सेम हो जाए, इनका साइज भी बिल्कुल सेम हो जाए तो उसको हम कहते हैं कांगुरेंट शेप्स, कांगुरेंट, कांगुरेंट।
जो सिर्फ एक जैसी हो, चाहे छोटी बड़ी हो, वो आपकी सिमिलर होगी, और जिनका साइज भी बिल्कुल सेम होगा उनको कहेंगे जी, उनको हम कहेंगे कांगुरेंट, उनको हम क्या कहेंगे, कांगुरेंट शेप्स कहेंगे। उसके बाद पैथागोरस थ्योरम है, ये बड़ा ही मशहूर मरूफ है, वतर का मुरब्बा बराबर है कायदे का मुरब्बा जरब जमा मूद का मुरब्बा, ठीक है जी। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये आपने ये पैथागोरस थ्योरम जो है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ज्योमेट्री के आपके पास 4 क्वेश्चन आते हैं तो 2 क्वेश्चन आपका पैथागोरस थ्योरम में से आने होते हैं। ये कल इसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है जी। यहां पे सिर्फ आपने क्या करना है, सिर्फ आपने यहां पे इसको ये सिर्फ आपने ये कहा हाइपोटेनस को बेस प्लस हाइट का स्क्वायर, सिर्फ इसको ये आपने याद ही करना है। हीरो फार्मूला के वाले से क्वेश्चन पूछता है वो, ठीक है जी। एरिया ऑफ ट्राइंगल के वाले से एस इसको एस माइनस ए एस माइनस बी इसका होल स्क्वायर, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का होल अंडर रूट स्क्वायर रूट, ठीक है जी। एस आपके पास बराबर है ए बी जमा सी का, आपने क्या करना बटा 2 निकालना है, ठीक है जी। ये कल इंशाल्लाह जब इसको करेंगे तो इसकी प्रैक्टिस कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आ गया जी ज्योमेट्रिकल शेप्स, मैंने पहले आपको करवा दिया, क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर रेक्टेंगल रोम्बस पेंटागन, ये वो सारा मैंने करवा दिया, ये आपका पढ़ लीजिएगा, ठीक है जी। 4 साइड क्लोज फिगर विद ऑल साइड इक्वल बट नॉट एंगल 90, ये रोम्बस की पहले ऊपर नहीं हुई शायद, ये मैंने यहां पर निकली थी, ठीक है जी। उसके बाद पेरीमीटर क्या होता है जी, पेरीमीटर और रेडियस के वाले से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। पेरीमीटर होता है किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप की बाउंड्री, किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप की बाउंड्री को हम कहते हैं जी पेरीमीटर। मीन के उसका जो बाहर उसकी जो बाहर दीवारें हैं ना, दीवारों की जो लंबाई होती है सारी, उसको हम क्या कहते हैं जी, पेरीमीटर कहते हैं। और उसका जो होता है ना, उसका जो एरिया होता है ना, एरिया होता है, उसके अंदर की जो जगह होती है ना, जो इसके अंदर जगह होती है, उसको हम कहते हैं एरिया, इसको हम कहते हैं एरिया। अब इनके फार्मूलाज होते हैं, सर्कल का है ना, सर्कल के पेरीमीटर ऑफ सर्कल आपके पास क्या है जी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपके पास आएगा 4 तरफ लेंथ ऑफ वन साइड, पेरीमीटर ऑफ रेंगल 2 लेंथ प्लस विड्थ तरफ 2 आपके पास आ गया, पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 पाई आर आ गया, ठीक है जी। तो ये आपके पास फार्मूलाज होते हैं। ये सिर्फ फार्मूले याद रखिएगा कि आपने एक तो आपने सर्कल का लाजमी याद करना है, फिर आपने स्क्वायर का करना है, फिर ट्राइंगल का और रेक्टेंगल का, ये आपने लाजमी कर लेने हैं, ठीक है जी। इसमें पेरीमीटर और एरिया के फार्मूला मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने आपको बताया था, अभी मैंने ऊपर करवाया था, मैंने आपको कहा था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब मैं दोबारा करा देता हूं। ये आपके पास देखें, ये आपके पास सर्कल है, सर्कल के आपने कर दिए 4 हिस्से, सर्कल के आपने कर दिए 4 हिस्से। अब ये जो आपके पास लाइन होती है ना, ये जो लाइन होती है, ये लाइन होती है, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ये होती है आपके पास एक्स एक्सिस, ये आपके पास एक्स है, और यहां पे ये आपके पास माइनस एक्स है, ये आपके पास क्या जी, माइनस एक्स है। इसी तरीके से ये इसको हम कहते हैं वर्टिकल एक्सिस को हम क्या कहते हैं जी, वाई, और नीचे आपके पास है माइनस वाई, नीचे आपके पास क्या जी, माइनस वाई है। ये आपके पास जो कोऑर्डिनेट होते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि किसी सर्कल को जब 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं तो आप इसके 4 हिस्से, ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये 4 इसके हिस्से हैं। अब क्वेश्चन वो क्या पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताएं जी जनाब, ये जो आपके पास पॉइंट है, ऐसे पॉइंट लिखा होगा 2 और 4, और ये पॉइंट ऐसे लिखा होगा, कहेगा बताएं ये किस क्वाड्रेंट में है, ये किस क्वाड्रेंट में है। अब इसका आपने अंदाजा कैसे लगाना है, आपने इन पॉइंट्स पे सिर्फ देखना है कि इन पॉइंट के साथ अलामत कौन सी है। अब ये जो आपके पास पहला नंबर होता है, ये आपका एक्स का होता है, दूसरा नंबर आपका वाई का होता है। पहला नंबर आपका एक्स का होता है, दूसरा नंबर आपका वाई का होता है। अब इसमें देखिए, मैं एग्जांपल देता हूं, लिखा हुआ है जी मेरे पास है -2 और 4 लिखा हुआ है, ठीक है जी। अब मैंने देखना है ये पहला नंबर मेरे पास किसका है, पहला नंबर एक्स का है, एक्स के साथ मेरे पास माइनस है, मीन के मेरे पास ये माइनस एक्स का पहला नंबर है, और दूसरा नंबर मेरे पास क्या जी 4 है, दूसरा नंबर मेरे पास वाई का होता है। अब ये मेरे पास +4 का, इसका मतलब है ये मेरे पास वाई का नंबर है, ये मेरे पास वाई का नंबर है। -x और वाई देखें कहां पे आ रहा है, ये -x और ये वाई, इसके दरमियान कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। वो सिर्फ यही पूछेगा बताएं ये जो आपके पास पॉइंट है ये किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है कि थर्ड में है। तो आपने इसकी सिर्फ अलामत देखनी है। ये आपके पास लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल -x और y, या आ गया आपके पास, ये कहता है जी 2 और 7 बताएं कहां पे है। अब 2 आपके पास x का है, 2 प्लस का है, ये x का आ गया, 7 भी आपका प्लस का है, y भी आपके पास प्लस का आ गया, x और y आपके पास ये आ गए, x और y के दरमियान आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है। आपके पास फॉर एग्जांपल वो कह देता है मेरे पास ये देखें जी 2 और -2, अब 2 मेरे पास प्लस का है और -2 भी मेरे पास ये माइनस का है, ठीक है जी। x मेरे पास प्लस आ गया, y मेरे पास माइनस का आ गया, पहला पॉइंट x का है, दूसरा पॉइंट y का है, x और -y, ये मेरे पास x और ये मेरे पास -y, x और -y के दरमियान कौन सा आ रहा है, चौथा क्वाड्रेंट आ रहा है। कौन सा आ रहा है जी, चौथा क्वाड्रेंट आ रहा है।
ये मेरे पास क्लियर हो गया जी। ठीक है जी, इस तरह से आपने इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वाले से क्वाड्रेंट आपने निकालने होते हैं। आपने इनका जो उसको रुबा कहते हैं उर्दू में, रुबा रुबा। ठीक है जी, ये रुबे आपने निकालने होते हैं। ठीक है जी, समझ आ गई है। अब इसके अंदर ये क्वेश्चन है कि कह रहा जी 0 और 0 कहां पे है। अब देखें ये आपके पास है, ये ऐसे आपके पास क्वाड्रेंट होते हैं, ये आपके पास सर्कल होता है। ठीक है जी, अब यहां पे जो है ना जी ये यहां पे आपके पास 0 होता है। ये इस तरह के 1 2 3 4 5 6 इधर को चल रहा होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे चल रहा होता है। और यहां से ऊपर को 1 2 3 4 5 6 इधर को चल रहा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे चल रहा होता है। जैसे मेरे पास ये लिखा हुआ है ना -2, इसका मतलब है x का मेरे पास -2 है, तो ये मेरे पास 1 और 2, ये -2 वाला की तरफ ये मेरा x माइनस की तरफ मेरे पास 2, ये वाला पॉइंट यहाँ पे है। और 4 मेरे पास y का मेरे पास जो है ना जमा का 4 है, इधर को 1 2 3 4 ये मेरे पास 4 है। इन दोनों को मैं मिलाऊंगा तो मेरा पॉइंट ये यहाँ पे आ रहा है, मेरा पॉइंट ये यहां पे आ रहा है। ठीक है जी, अब हमने निकालना क्या होता है, अब क्या होता है जी, आप बताएं जी आप 0 0 का पॉइंट 0 0 कहां पे निकलेगा। अब 0 मेरे x का 0 भी यहां पे है और y का 0 भी यहां पे है, इसको हम कहते हैं ओरिजिन। इसको हम क्या कहते हैं जी, ओरिजिन। ओरिजिन तो 0 0 हम यानी कि ओरिजिन पे है, यहां से x भी स्टार्ट हो रहा है, y भी स्टार्ट हो रहा है। अब वो आपसे पूछेगा बताएं जी 0 और 1 कहां पे है, या 0 और 4 कहां पे है। अब मेरे पास x तो मेरे पास 0 है, x मेरे पास यहां पे 0 आएगा, और y मेरे पास क्या है जी 4 है। तो मेरे पास y 1 2 3 4, तो ये मेरे पास ये पॉइंट है, ये y एक्सिस के ऊपर आ रहा है। ये पॉइंट मेरा y एक्सिस, दोनों को हमने मिलाना होता है ना, तो ये मेरे पास y एक्सिस ऊपर आ रहा है। वो कहेगा जी बताएं जी 8 और 4 कहां पे है, 8 और 4 कहां पे है। पहला x का मेरे पास 8 है, जमा का ये 1 2 3 4 5 6 7, ये भी मेरे पास 8 यहाँ पे है, और 4 मेरे पास y का है, तो ये मेरे पास यहाँ पे y का 4 आएगा। इसको ऊपर को ले जाऊंगा, इसको यहाँ पे ले जाऊंगा, जहां पे ये दोनों मिल जाएंगे, ये मेरे पास 8 और 4 का पॉइंट है। और ये कहां पे आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। ये किस में आ रहा है जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है जी, समझ आ गई है। अब वो पूछेगा आपसे बताएं जी, ये है जी आपके पास है 4 और 0 कहां पे है, 4 और 0 कहां पे है। x मेरे पास 4 है, तो मेरे पास 1 2 3 4, ये मेरे पास 4 आ गया, और y मेरे पास 0 है, ये 0 आ गया। दोनों को मिलाएं तो आपके पास ये x एक्सिस के ऊपर आ रहा है, ये एक्सिस के ऊपर आ रहा है। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के वाले से क्वेश्चन यही वो पूछता है आपसे, बताएं जी ये किस क्वाड्रेंट में है और ये किस एक्सिस के ऊपर आ रहा है। 0 0 किसको हम कहते हैं, ओरिजिन को कहते हैं। ठीक है जी, ये आपके पास क्वेश्चन होते हैं जो आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वाले से। ये क्वेश्चन मैंने कुछ लिखे भी हुए हैं, इनको आप सॉल्व करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट मेरे पास 3D शेप्स। 3D शेप्स मेरे पास कौन सी होती हैं जी, 3D शेप्स मेरे पास क्यूब है, स्फीयर है, सिलेंडर है और कोन है। ठीक है जी, ये 3D शेप्स के वाले से क्वेश्चन पूछता है कि आपके पास जो है ना जी 3D शेप्स आपके पास है जी। इसमें जैसे ये मेरे पास था ना, ये स्क्वायर और ट्राइंगल, इसमें लंबाई और चौड़ाई थी, बस लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहा था, लंबाई और चौड़ाई की बात कर, इतनी लंबाई और इतनी चौड़ाई है। लेकिन अब ये 3D शेप में क्या होगा जी, लंबाई चौड़ाई के साथ उसकी ऊंचाई भी आ जाएगी, उसकी ऊंचाई भी आ जाएगी, या उसकी मोटाई भी आ जाएगी, तो उसकी 3 हिस्से आ जाएंगे। ठीक है जी, तो क्यूब का सरफेस एरिया 6a स्क्वायर होता है और उसका वॉल्यूम a क्यूब होता है। इसका आपने सरफेस एरिया और वॉल्यूम आपने इसके फार्मूला याद करने होते हैं। ये कल फार्मूले हम इंशाल्लाह ताला अप्लाई करेंगे तो आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद यूनिट्स कन्वर्जन है। यूनिट्स कन्वर्जन के बारे में क्वेश्चन पूछता है कभी कभार, क्या बताएं जी यूनिट कन्वर्जन क्या होता है। यूनिट कन्वर्जन आपने इस तरह से याद कर लेना है, आपके पास जो ना लेंथ का यूनिट बेसिकली आपके पास मीटर है, लेंथ का यूनिट बेसिकली आपके पास मीटर है। अगर इस मीटर के 1000 टुकड़े किए जाएं, इस मीटर के 1000 टुकड़े जाएं तो 1 मिलीमीटर बनता है। मीन के 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर होते हैं। और अगर इसका उलट करें, इसका उलट करें, 1000 मीटर आपस में जोड़ दें, 1000 मीटर आपस में जोड़ते तो 1 किलोमीटर बन जाएगा, 1 किलोमीटर बन जाएगा। ठीक है जी, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं जी, 1000 मीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं जी, 1000 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है जी, ये आपने क्वेश्चन क्लियर कर लिया। ये आपके पास मीटर है, मीटर की इस तरफ आपके पास मिलीमीटर है, और इधर आपके पास क्या जी, किलोमीटर है। ठीक है जी, 1 किलोमीटर में कितने मीटर है, 1000 मीटर है। 1 मीटर में कितना मिलीमीटर है, 1000 मिलीमीटर है। ठीक है जी, समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। अगर वो पूछे 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर है, तो ये दोनों 1000 इकट्ठे कर दें, 1 2 4 0 इकट्ठे कर दें, तो आपके पास क्या 10,000। तो 1 किलोमीटर में 10,000 मिलीमीटर हो गए। ठीक है जी, समझ आ गई है। उसके बाद आपके पास आ गया जी सेंटीमीटर। सेंट कहते हैं 100 को, सेंट कहते हैं 100 को। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं।
उसके बाद अगर डेसीमीटर, तो डेसी कहते हैं 10 को, ये डेसिमल नंबर मैंने आपको पढ़ाया था, तो डेसी कहते हैं 10 को, तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। और एक ये आपके पास है ना फीट, और आपके पास यार्ड वगैरह, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको आपने निकाल लेना है। 1 मीटर में 3.28 आपके पास फिट होते हैं, 1 मीटर में 3.28 फुट होते हैं, 1 मीटर में 3.28 फुट होते हैं। और 1 यार्ड यानी कि 1 गज में 3 फुट होते हैं, 3 फुट होते हैं। तो 3.28 और 3 फुट ये आपने क्लियर कर लेना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कहेगा जी आपके पास 200 मीटर में कितने आपके पास है ना फिट होंगे, तो मीटर 1 मीटर में कितने होते हैं, 3.28 फिट होते हैं। अगर गज कहे यार्ड कहे तो यार्ड में पूरे आपके पास 3 फिट हो जाएंगे। ठीक है जी, समझ आ गया। उसके बाद किलोमीटर में 1000 मीटर हो गई, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। तो ये आपके पास यूनिट कन्वर्जन हो गया। तो यही आपकी ज्योमेट्री होती है जो क्वेश्चन में बार बार आपसे पूछता है। ठीक है जी, ये आपकी थ्योरी ज्योमेट्री की मुकम्मल आज होगी। कल इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे, कल खत्म होकर कल ना हुआ तो 2 लेक्चर कर लेंगे, तो ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चन भी इंशाल्लाह ताला हम सॉल्व करेंगे। तो जब जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको सारी चीज समझ आती जाएगी, तो जो आपकी ज्योमेट्री भी मुकम्मल हो जाएगी, तो मैथमेटिक्स इंशाल्लाह ताला हमारा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।